हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर बीएससी सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज। तो आज हम सिंपल सी चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए जो है एकदम इंट्रोडक्शन सा लेक्चर है। हम यहाँ पे बात करेंगे, तो पहले हम किसकी बात करेंगे पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो दिस लेक्चर इज़ फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हु आर इन फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि फर्स्ट सेम में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, उनके लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि हम यहाँ पे सिर्फ पेपर नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है। पेपर नंबर 3 की बात करेंगे क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज हम यहाँ पे बना रहे हैं सेमेस्टर 1 के लिए, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो उसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं। तो एयू के सिलेबस में जो है ये थर्ड पेपर है और इस पेपर का नाम है ODE। तो जो एयू के स्टूडेंट्स हैं वो तो समझ ही गए होंगे। तो पेपर 3 ODE और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। बाकी ऐसा नहीं है, ये जो ODE सिलेबस है, ODE क्या होता है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जो ODE है वो जनरली बीएससी फर्स्ट ईयर में ही रहता है। तो अब जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका भी फर्स्ट ईयर ही होगा, लेकिन हो सकता है और फर्स्ट सेमेस्टर ही होगा, लेकिन हो सकता है पेपर अलग हो, किसी का पेपर 1 हो, किसी का पेपर 2 हो। तो यहाँ पे पेपर 3 है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। बाकी सिलेबस सब जगह सेम ही है, तो इसमें आपको कोई यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो हम बात करेंगे ODE की। तो बेसिकली ODE होता क्या है इसको पहले देख लेते हैं। ODE का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत पैनिक नहीं लेना है। किसी का मतलब सेशन तो शुरू हो चुके हैं, तो जो अभी कुछ भी नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये लेक्चर देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ वाकई में इंटरेस्टिंग है, पढ़ने लायक है, ठीक है। और जो हायर स्टडीज़ करेंगे, जो MSc करेंगे, इसके बाद जो रिसर्च करेंगे और फिर जिनका फोकस JRF है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो वो भी यहाँ पे देख सकता है, उसको भी एक अच्छा खासा लेक्चर लगेगा। कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ के आए होंगे क्लास 12 में डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बहुत, बट हो सकता है कि मैं कुछ नया डिलीवर कर पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर लेक्चर में मैं कुछ नया ज़रूर डिलीवर कर पाऊँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। तो ये नाम सुन के आप पहले से देखो कितना बड़ा नाम है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डरना नहीं है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है कि ये क्या भारी भरकम चीज़ हमारे सामने आ गई है, वो भी पहले ही सेमेस्टर में, वो भी पहले ही साल में। मतलब अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में गए हैं, चिल करना चाहिए था हमको। हम सोचे थे कि क्लास 12 के बाद चिल करेंगे, यूनिवर्सिटी घूमेंगे, मज़ा करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन चैप्टर भी मिला, वो भी मैथमेटिक्स में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका नाम ही इतना बड़ा है। 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन था, अब यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका नाम ही बड़ा है तो चैप्टर भी बड़े होंगे। चैप्टर बड़े हैं, बिल्कुल, चैप्टर बहुत लेंदी है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। चैप्टर लेंदी है, और चैप्टर लेंदी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चंस कैसे ज़्यादा हो गए? एक्चुअली ये जो सिलेबस है, ये जो चैप्टर है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए। तो ये जो पोर्शन है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन है, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगेगी, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कम से कम एक ही टॉपिक पे अगर आप 10-15 एग्जाम्पल लगाओगे तब जाके कॉन्फिडेंस आता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अच्छे से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ, और उसी लेक्चर्स में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका एक जो टास्क है, आपका जो एक वर्क है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा कि आप मेरा ये लेक्चर देख लेना, ठीक है, आने वाले और लेक्चर्स भी देख लेना, तो आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी कुछ आपको मदद भी मिल जाएगी। तो एक्स्ट्रा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो मैं कुछ यहाँ पे लिख के आया हूँ इन द सेंस कि मुझे इस लेक्चर में कहाँ तक रहना है। ठीक है, मेरे भी कुछ लिमिटेशंस है। मैं चाहता हूँ कि बहुत लेंदी लेक्चर्स ना बने, ठीक है, वरना 1 घंटे का लेक्चर बन सकता है, 2 घंटे का लेक्चर भी बन सकता है, और मैं एक ही वीडियो में मैराथन क्लास भी ले सकता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी आप एडमिशन्स लिए हो, अभी अभी आपका सेशन शुरू हुआ है, कॉलेज में जा रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो सकता है कुछ प्रोफेसर का समझ में भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, कभी कभी प्रोफेसर क्या होता है कि अपने फ्लो में पढ़ा के क्लास में निकल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन नहीं बनता है। हालांकि ऑनलाइन में भी बहुत खास इंटरेक्टिव सेशन नहीं बनेगा, बट यहाँ पे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा नंबर है, मेरा नंबर लिख लो, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट जो व्हाट्सएप में आप हमसे करेंगे वो आपको मैं उसका आंसर आपको दे सकूँ। 9335671516 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, 9335671516। तो अब कॉलेज में बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि 40-50 मिनट की जो लेक्चर्स होते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, डिलीवर करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी सिलेबस कंप्लीट करना होता है। और अगर हम स्टेट्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे तो कहीं कहीं क्लासेस ही नहीं चलती हैं। ठीक है, बच्चे नहीं जाते हैं या टीचर्स ही नहीं कभी कभी एब्सेंट है। तो सभी के लिए, मतलब सभी पर्सपेक्टिव को सोच के मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी कि मैं आपको ओडी पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पेपर नंबर 3 है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और जो बीएससी कर रहे हैं। ठीक है, माई सेल्फ आयुष कुमार पांडे। ठीक है, मैंने भी बीएससी जो है पीएसएम से करी है और एमएससी जो है मैथमेटिक्स से ही करी है। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं, मतलब ठीक है, अभी एमएससी किया ही है मैंने, तो मैं आपको अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर पाऊँगा। ठीक है, और रही बात नोट्स की, तो यहाँ पे जो मैं लिखवाऊँगा वो आपको नोट्स बनाना ही बनाना है, क्योंकि वही नोट्स आपको कॉलेज में भी काम आएगा। और जब आप एट दी एंड जब सेमेस्टर एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तो आप इन्हीं नोट्स को प्रीफर करेंगे। ठीक है, बाकी आपको जो नोट्स कॉलेज से मिलेंगे वो तो आप देखो ही, बट ये नोट्स भी काफ़ी बेनिफिशियरी होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको फील आएगा। यहाँ पे आपको क्या आएगा? फील आएगा। फील इन द सेंस कि इस नोट्स को जब आप रीड करना स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से, ठीक है, जैसे ये स्टार्टिंग हो गया, ये आप फर्स्ट पेज में लिखोगे, तो जब आप स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करना शुरू करोगे ना, तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा, कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि फुल कंप्लीट पैकेज रहेगा। फुल कंप्लीट पैकेज, एकदम नोट्स क्लियर रहेंगे, नोट्स कंप्लीट रहेंगे, कुछ इधर उधर मिसिंग नहीं रहेगा। ठीक है, टॉपिक्स बाद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले तो मैं कुछ यहाँ पे लिख के आया हूँ कि मुझे इस लेक्चर में कहाँ तक रहना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ओडी है, मुझे ये टोटल 1 2 3 4 चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो मैं रीड कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सॉरी, डेफिनेशन इन द सेंस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर हम देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। बात समझ में आई? पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और फिर हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक और होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको एमएससी में मिलेगा। ठीक है, तो एक और होता है पार्शियल, यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ये जो साइड वाला व्हाइट बोर्ड है ये रफ वर्क के लिए है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको मैथमेटिक्स की जर्नी के दौरान सिर्फ ओडी ही नहीं पढ़नी है, आगे जाके आपको पीडीई भी पढ़नी है, जो आपको एमएससी में मिलेगा। ठीक है, तो वो तो एमएससी में मिलेगा, तो अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, हमें फिलहाल अभी ये पढ़ना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले देखेंगे क्या होता है, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो पहला तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। दूसरा देखेंगे इक्वेशन में डेरिवेटिव का रोल क्या है। ठीक है, अब डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो डेरिवेटिव ही ना आए तो बात ही नहीं बनेगी। तो हम देखेंगे डेरिवेटिव क्या चीज़ है, बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि एक्चुअली डेरिवेटिव है क्या। तो हम डेरिवेटिव को भी देखेंगे। तो ये दूसरा काम है। तीसरा ओडी क्या होती है, तो मतलब जब पहले हम ये 2 चीज़ देख लेंगे, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होता है, फिर हम देखेंगे ओडी क्या होती है। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, हालांकि मुझे पहले बताना चाहिए, लेकिन ये आपको पहले समझ में आएगा नहीं, क्योंकि जब तक मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा तब तक लास्ट वाला जो टॉपिक यहाँ पे लिख के आया हूँ इसको बताने का कोई मतलब नहीं होता है। लास्ट क्या है, हम ओडी को पढ़ ही क्यों रहे हैं? अच्छा सवाल है।
मतलब आप कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हो, मैथमेटिक्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, साइंस में, कुछ भी हो, ठीक है, कहीं पे भी हो, हम पढ़ क्यों रहे हैं वो चैप्टर, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। सबसे पहला कुछ महान बच्चे होंगे बोलेंगे कि हम मैथ्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं ये आप सोचिएगा, ठीक है। जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है वही पढ़ रहा है भाई मैथ्स, आप क्या कर सकते हैं। इसका जवाब तो बस वही है कि जिसको भाई मैथ्स इंटरेस्टिंग लगती है मैथ्स पढ़ रहा है, ठीक है। मैथ्स हालांकि हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, नॉट ओनली मैथमेटिक्स एसोसिएटेड, ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप देख के देखो, जैसे आपने 10th पास किया, 10th पास एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी मैथ्स पूछ रहा है, 12th पास करके एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी मैथ्स पूछ रहा है, ग्रेजुएशन पास्ड हो और फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसका फॉर्म भर रहे हो, उसमें भी मैथ्स पूछ रहा है। तो अब सोच रहे हो मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। अगर हम इसको एकदम डिटेल में पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए पढ़ें, तभी जाके आपको इसका सार समझ में आएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अपना टाइम और आपका टाइम दोनों का टाइम बचाएंगे। हम चाहेंगे कि जो लेक्चर्स की लेंथ है वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स क्रॉस ना करे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है और फिर बोरिंग ना आपको फील ना हो। हालांकि मैं पूरे लेक्चर में ये पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बोर ना हो, ठीक है, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से पहला लेक्चर है, स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, जहाँ डाउट है कमेंट कर लेना, ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो पहले जो फालतू की चीज़ें हैं वो मिटाते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने 12th में देखी है। अब जिसने 12th अच्छे से पढ़ी है उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा जब वो मैथ्स पढ़ रहा है, मतलब जिसने मैथ्स स्ट्रीम ली थी, पीसीएम, ठीक है, जिसने पीसीएम लिया था, तो 12th में उसने क्या पढ़ी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है। तो जो बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, ठीक है, जिसने मैथ्स ली होगी वो तो ये पढ़ा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, फिर हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, और फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉरी, यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आपको ध्यान हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन भी आ जाता है और फिर इंटीग्रेशन भी आ जाता है, और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन तो पहले समझ में आ ही नहीं रहा था, काफ़ी हार्ड सवाल थे, फिर इंटीग्रेशन तो उससे भी हार्ड हो गया, और अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों चीज़ें आ गई हैं। बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन है भाई, बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, खास करके वो जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, और फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अब हमसे पूछेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, आप डायरेक्टली यही शुरू कर दे रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हमें डिफरेंशिएशन बता दीजिए, हमें इंटीग्रेशन बता दीजिए, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, फिर ओडी पढ़ाइए। तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, ठीक है। अगस्त चल रहा है, अब आपका सेमेस्टर कोर्स हो चुका है, तो दिसंबर में आपके पास दिसंबर में आपके पास क्या होंगे, एग्जाम्स होंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स, ठीक है। अब अगस्त दिसंबर देख लो कितना टाइम है, और इसमें आपको इस पूरे सेमेस्टर का कोर्स ख़त्म करना ही करना है, सवाल भी लगाने हैं, PYQs भी लगाने हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपका जो गोल है कि मुझे अच्छा खासा परसेंटेज चाहिए, मुझे अच्छा खासा CGPA चाहिए, ठीक है, मैं टॉपर की लिस्ट में आ सकूँ, तो इसके लिए तो हमें फ़िलहाल यहीं पे स्टिक रहना पड़ेगा, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। और जो कुछ ज़रूरत वहाँ की है जो यहाँ पे लगेगी वो मैं आपको लेक्चर्स के दौरान ही बता दूंगा। अभी ये भूल जाइए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी ये भी भूल जाइए कि इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन है, तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ अभी वो ध्यान देना है, बाकी वो सब भूल जाओ, ठीक है। शुरू करते हैं। तो पहला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, 12th में देखे होंगे आप लोगों ने, बट उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये दिया हुआ है x + 2 = 3, ये मैंने क्या लिख दी,
ये मैंने लिख दी इक्वेशन, ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन। आई होप ये आपको पता ही होगा, ये तो क्लास 10 के बच्चों को भी पता होता है, इवन क्लास 8 के बच्चों को भी पता होता है, तो इतनी तो मेरी इंसल्ट मत करवाइए, आपको ये पता ही होगा कि दिस इज़ इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक तो वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इक्वेशन में जनरली आपको वेरिएबल दिखने को मिलेगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, बाकी ये कांस्टेंट है, ये भी आपको पता होगा। तो 2 और 3 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। चलो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। मैं एकदम अभी लोअर क्लास में आ गया हूँ, एकदम मतलब बेसिक, एकदम बेस पे आ गया हूँ, वहाँ से मैं आपको उठाऊंगा। अब यहाँ पे एक इक्वलिटी का साइन है, तो दिस इज इक्वलिटी का साइन, इक्वल टू का साइन है, और इस इक्वल टू के साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा हुआ है, और ये राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस इज LHS, दिस इज RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में तो एक तो इक्वल टू प्रेजेंट होगा, इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू प्रेजेंट होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ होगा और उसके राइट हैंड साइड पे कुछ होगा। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है x + 2, राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे है 3। यहाँ पे x + 2 में x क्या है, वेरिएबल, 2 क्या है, कांस्टेंट, और 3 क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब इस इक्वेशन के थ्रू मैं इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। x = ये 2 उधर जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1। तो ये जो वेरिएबल था मुझे उसकी वैल्यू मिल गई 1। वेरिएबल मतलब जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है, वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है, वेरिएबल है, ठीक है। कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स नंबर्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन। हो सकता है अब इक्वेशन आपको कुछ इस टाइप से है, एक वेरिएबल नहीं 2 वेरिएबल प्रेजेंट हो, कैसे, ऐसे, इसको रफ करते हैं। हो सकता है इक्वेशन में आपके पास 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट हो। अब 2 वेरिएबल्स कैसे प्रेजेंट होंगे, आई होप कि अब आपको इक्वेशंस क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे दिखती हैं। इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन हो, लेफ्ट हैंड साइड कुछ हो, राइट हैंड साइड कुछ हो, ठीक है, और वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, ये भी ध्यान रखें। अब जैसे मान लीजिए 2 वेरिएबल्स आ गए, y = 3x, ठीक है, y = 3x। अब यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड y है, राइट हैंड साइड 3x है, और अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। अब यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। अब क्या करें, अब 2 वेरिएबल्स x एंड y हैं, तो अब ध्यान से देखना, मैं इस वेरिएबल y की कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकता। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस वेरिएबल y की कोई भी वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकता जब तक मैं x की वैल्यू असाइन ना करूं, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब तक मैं x की वैल्यू असाइन नहीं करूंगा तब तक मुझे y की फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी अगर मैं x को अभी के लिए 0 ले लूं तो मुझे y मिल जाएगा 0। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो मुझे y मिल जाएगा 3। x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं तो मुझे y मिल जाएगा 6, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो y वेरिएबल है, अब ये इक्वेशन है, दिस इज आल्सो एन इक्वेशन, ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है। मुझे y की वैल्यू तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं x की वैल्यूज ये वाली असाइन ना करूँ। x से आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा हूँ। व्हाट इज इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज मतलब 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, ठीक है, इंटीजर्स वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, और 0 भी ले सकते हैं आप, माइनस भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा हूँ 1 2 3 4 एंड सो। तो जब तक मैं x की वैल्यू ये नेचुरली वैल्यूज नहीं लूँगा, ठीक है, ये मेरी चॉइस है, ठीक है, दिस इज माई चॉइस, और ये मेरी फ्री चॉइस है कि मैं x कुछ भी ले सकता हूँ। तो जब मैं x कुछ भी लेना शुरू करूँगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से मुझे y मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो वेरिएबल y है वो कहीं ना कहीं x पे डिपेंड कर रहा है। कुछ क्लियर हो रहा है? ये जो y है ये x पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? जैसे
आप अपने दोस्त पे डिपेंड करते हो, ठीक है। अपने दोस्त पे कैसे डिपेंड करते हो? जैसे मान लेते हैं कि आप कॉलेज जा रहे हो, अभी आपने एडमिशन लिया है, आप कॉलेज जा रहे हो, आपका फ्रेंड भी कॉलेज जा रहा है, आपके पास बाइक नहीं है, आपके फ्रेंड्स के पास बाइक है, और आप उससे बोलते हो कि मुझे भी कॉलेज ले चलो, हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो साथ में कॉलेज चलेंगे, ठीक है, और साथ में आएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? आप अभी के लिए अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड हो गए हो। किस चीज़ के लिए डिपेंड हो गए हो? कि आप उसके बाइक के थ्रू आराम से कॉलेज पहुंच जाओगे, आपको ऑटो और बस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड हो, और भी कैसे आप बना सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड हो, वैसे ही अभी वाई वेरिएबल जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब वाई वेरिएबल एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स में कुछ भी ले सकता हूँ, फ्री चॉइस है, इसीलिए एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इस केस में एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको लिख लीजिएगा। अब देखो, आप लोग कमेंट करेंगे कि जो पेपर है वो है ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, ये क्या पढ़ा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं ये चैप्टर शुरू करूँगा इन सब चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये सारे टर्म्स आने वाले, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आने वाला है, डिपेंडेंट वेरिएबल आने वाला है, जब सब कुछ आने ही वाला है तो एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। और y x पे डिपेंड कर रहा है तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा। मान लो मैंने केस ही बदल दिया। केस क्या बदल दिया? x को हटा दिया, y यहाँ पे ले आया, और x को यहाँ पे ले आया। अब इस केस में क्या हुआ? इस केस में केस उल्टा हो गया। अब इस केस में y इंडिपेंडेंट हो गया और x क्या हो गया? डिपेंडेंट। लेकिन जब हम लोग ये वाला जब चैप्टर है, जब हमारा ओडी है, जब हम शुरू करेंगे तो जनरली y हम क्या लेंगे? डिपेंडेंट, और x हम लेंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है। y जो वेरिएबल होगा वो हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा, x जो होगा वो हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध दीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शॉर्ट फॉर्म में मैं आई भी लिख सकता हूँ, और डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं शॉर्ट फॉर्म में डी भी लिख सकता हूँ, जिस तरीके से मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ओडी लिखा, ठीक है। तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि वीडियो सही चल रही है कि नहीं, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। ओके, ठीक है। तो पहला लेक्चर है, तो अगर वीडियो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो हम लोग लेक्चर नंबर 2 से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो यहाँ पे। तो जो भी थोड़ी बहुत ग्लिचेस हैं, जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको इग्नोर करिएगा। ना आगे बढ़ते हैं, और अब हम फाइनली मूव ऑन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अभी आपको क्या समझ में आया? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो ओडी से पहले पहला हेडिंग डालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसको भी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लेके आना चाहूँगा। तो जैसे मान लीजिए एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का रोल है, ठीक है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का रोल है। तो पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि एक डाउट ना रहे। तो पहले तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन होगी एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऐसे इक्वेशन जो इन्वॉल्व कर रहा है तीन चीज़ें। पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों ने देख ही लिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल हम किसे कहते हैं, और यहाँ पे हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कौन करेगा? y। दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कौन करेगा, x, ठीक है। और तीसरा डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबको दिख रहा है ना? तो इसको लिख लीजिए, ये प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। ऐसी इक्वेशंस जिसमें तीन चीज़ें हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम बेसिकली y लेके चलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे लिए x का काम करेगा, और तीसरा इस डिपेंडेंट वेरिएबल y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, डेरिवेटिव। तो एक्चुअली मैं डेरिवेटिव आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज, ठीक है। किसी चीज़ में चेंज क्या होता है, वो होता है डेरिवेटिव। हम प्रॉपर इसको समझेंगे, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आप डाउट मत रखिए, ये हम ऐसे ही पढ़ा के चले जाएंगे, प्रॉपर आपको फील लेके आएंगे। अब डेरिवेटिव को हम कैसे समझें, तो एक्चुअली अभी यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास, y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास क्या है, x। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। काफ़ी बच्चों को याद आ गया होगा जो 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, या जो 12th में डिफरेंशिएशन भी पढ़े होंगे, वहाँ पे भी है, क्योंकि यही डिफरेंशिएशन होता है। यही आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन। यही तो आपका डिफरेंशिएशन होता है, याद आया? दिस इज योर डिफरेंशिएशन। तो ये होता है आपका डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। इसका एक और नाम भी है, डिफरेंशियल भी बोल सकते हो आप इसको। आप इसको क्या बोल सकते हो, डिफरेंशियल, या आप इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो। तो कितने सारे नाम यहाँ पे आ गए आपके पास। सॉरी, डिफरेंशिएशन लिख दिया मैंने, डिफरेंशियल होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। मेरा फेवरेट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो dy/ds को आप क्या बोलते हो, dy/ds को आप बोल सकते हो डेरिवेटिव, ठीक है। जनरली हम डेरिवेटिव ही यूज़ करेंगे, पर इसको हम डिफरेंशियल भी बोल सकते हैं और इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं कि dy/ds एक्चुअली चीज़ क्या है। इसको रफ कर दे रहे हैं हम, क्योंकि अब हमें dy/ds को समझना है। और नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर बार बार लेक्चर देखोगे, कोई मतलब नहीं है। एक बार अच्छे से लेक्चर्स देख लो, अगर एक बार में N7 में आया तो दोबारा देख लो चला के, 2x में देख लो, 1.25x में देख लो, किस भी स्पीड में आपको अच्छा लगे। लेकिन नोट्स बना लोगे ना, तो कभी कभी क्या होता है कि नोट्स इतने क्लियर होते हैं, अच्छे होते हैं कि लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो टाइम आपका बच जाता है। अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या चीज़ है, ठीक है। अभी भी हम लोग ODE पे नहीं पहुँचे, देख लो, ठीक है। तो अभी ODE में पहुँचने में बहुत टाइम हो सकता है, लेक्चर नंबर 2 में हम पहुँचे, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में कम से कम ODE को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो डेरिवेटिव क्या होता है हमारे लिए, dy/dx। अब ज़रा समझते हैं कि dy/dx है क्या चीज़। तो एक्चुअली क्या होता है, इसका पहले हम लोग इसको जनरली देखते हैं ये चीज़ क्या है, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में नहीं है, अभी हम वापस पहुंच चुके हैं डिफरेंशिएशन के चैप्टर, ठीक है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो डिफरेंशिएशन में बताई जाती हैं, जो कि क्लास 12th में आपके पास NCERT में था। तो dy/dx को समझते हैं, ठीक है। dy/dx इज डेरिवेटिव। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने फिजिक्स में क्या पढ़ा है, डिस्टेंस पढ़ा है, आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, आप लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा है, आप लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा है। अब कुछ यहाँ पे जो हैं बच्चे बोलेंगे सर यार ये आप क्या पढ़ाने लगे, अभी तो हम लोग मैथमेटिक्स देख रहे थे, तो फिजिक्स ही आ गया। बिल्कुल, मैं जो है एग्जाम्पल से कनेक्ट करता हुआ चलूँगा, ठीक है। मैं एकदम बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है।
एकदम यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, एकदम नोट्स के थ्रू वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं एकदम एग्जांपल लेके चलूँगा, ज्योमेट्रिकली भी बात करूँगा कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल लाइफ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब मैं लेके चलूँगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, फील आए आपको। मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, और मैं एकदम वो नहीं पढ़ाऊँगा जो बुक में एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो एकदम उसको समझेंगे ना कि एक्चुअली इसका स्कोप क्या है, इस प्रॉपर चीज़ को समझते हुए हम पढ़ेंगे। तो आपने डिस्टेंस पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी पढ़ा हुआ है, एक्सीलरेशन पढ़ा हुआ है। तो डेरिवेटिव एक्चुअली बता क्या रहा है, डेरिवेटिव बता रहा है रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ये होता है डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन बताओ जरा, किसको किसको याद है, क्लास नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर 1 वेलोसिटी, किसको किसको याद है डेफिनेशन। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसको किसको डेफिनेशन याद थी बताओ, कमेंट करके बताना है मुझे, डेफिनेशन याद थी। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी डेरिवेटिव मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज, यहां पे भी क्या है, रेट ऑफ चेंज। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या होगा, रेट ऑफ चेंज होगा, ठीक है, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज होगा। अब किसका रेट ऑफ चेंज होगा, ये आगे जो जुड़ेगा उसके आगे उसी का रेट ऑफ चेंज होगा। जैसे यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। कैसे, वेलोसिटी को हम सिंबल से, वेलोसिटी का सिंबल क्या है, स्मॉल v, और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, dx/dt। आ गया डेरिवेटिव, दिस इज डेरिवेटिव। अब यहाँ पे t क्या है, t क्या है, यहाँ पे नीचे वाला क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर वाला क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए चेंज होता रहता है, ठीक है। इस भ्रम में ना रहिएगा कि ऊपर हमेशा y ही रहेगा, ऊपर x भी आ सकता है, ऊपर z भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ऊपर जो भी आएगा वो डिपेंडेंट होगा और किसके रेस्पेक्ट में होगा, जो नीचे वाला वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको बताई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज dx/dt। तो मैथमेटिकली इसको ऐसा लिखते हैं dx/dt। एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, x ही तो है डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, d और dt, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गया, dx/dt। ऐसा ही कुछ आप तो क्या, यही आपका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव आया, तो जब आप वेलोसिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी डेरिवेटिव आता है। और नोट इवन वेलोसिटी, जब आप एक्सेलरेशन डिफाइन करते हो तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हो, a इज इक्वल टू dv ओवर dt। तो यहाँ पे भी आ गया। अब यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और ये जो d/dx है या d/dt है, यहाँ पे d/dt है, ठीक है, वहाँ पे d/dx है, यहाँ पे t इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे x इंडिपेंडेंट है। तो ये जो d/dx है इसे बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो d/dx इज नोन एज डिफरेंशियल ऑपरेटर। और जैसे ही वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो रेट ऑफ चेंज यहाँ पे भी आ रहा है, रेट ऑफ चेंज यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, रेट ऑफ चेंज। तो ये रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। अब समझ में आया डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का रोल यहाँ पे भी है, तो डेरिवेटिव का रोल जो है फिजिक्स में भी है, इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मैथमेटिक्स, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने काफ़ी अच्छे से बताया आपको कि डेरिवेटिव क्या होता है ना। दूसरी चीज़, कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, क्या, कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि आज ओडी आपका शुरू नहीं हो पाएगा, मैं काफ़ी बेसिक में चला गया, ठीक है, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हमें एक्चुअली चैप्टर में करना क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज डेरिवेटिव, मैं दोबारा लिख रहा हूँ dy/dx। यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर ये ऐसा हो गया dx/dt टाइप का हो गया, तो यहाँ पे x अब
डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज। अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली मतलब ज्योमेट्रिकली डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो 1 मिनट मुझे चेक करने दो, वीडियो चल रही है कि नहीं। अराउंड 35 मिनट हो गए हैं, तो लेक्चर लेंदी हो रहा है, तो बस हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं और फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आगे की कहानी हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। और अगर आपको कहानी अच्छी लग रही होगी तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास ओरिजिन है। ठीक है, एंड लेट्स सपोज दिस इज एनी कर्व, ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू कोई फंक्शन, यहाँ पे कोई कर्व है ये वाला। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, लेट्स सपोज मानते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका है, ये जो आपका पॉइंट है, लेट्स सपोज ये है a और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है f ऑफ a, और ये वाला है कोई x और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है f ऑफ x। ठीक, मतलब यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है, एक मिनट, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है ये डिस्टेंस a है और ये वाली डिस्टेंस क्या है, x है। ठीक है, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस x है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ, ठीक है, मतलब मैं इस कर्व के स्लोप की बात करूँ, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है m। कुछ याद आ रहा है, स्लोप इज m। m क्या होता था, tan थीटा के बराबर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं। अब ये कहाँ पे था, ये था आपका उसमें ज्योमेट्री में, ये ज्योमेट्री में होगा, लाइन्स एंगल्स जहाँ पे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे स्लोप वगैरह पढ़ाया जाता था। ठीक है, लाइन्स, तो स्लोप होता है m, m होता है tan थीटा। ठीक है, तो एक्चुअली ये होता क्या है, ये होता है m इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, दिस इज स्लोप। ठीक है, कैसे किया मैंने ये। स्लोप क्या होता है, मतलब स्लोप पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक लाइन बनाऊँ, तो ये एक लाइन है, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है, AF है, B के कोऑर्डिनेट क्या है, XFX। तो लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो उसके केस में फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का। स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो यही फॉर्मूला यूज़ किया है। y2 क्या है, fx, y1 क्या है, f है, x2 क्या है, x, x1 क्या है, a। ठीक है, अगर ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2। अब क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये होता है स्लोप। स्लोप होता है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। तो अगर मैं इसी का लिमिट ले लूँ, किसका लिमिट ले लूँ, मैं इसी चीज़ का लिमिट ले लूँ, ये था आपका स्लोप m। तो अगर मैं इसका लिमिट ले लूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a, तो जब आप लिमिट ले लोगे इस स्लोप का, लिमिट ले लोगे x टेंडिंग टू a पे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ये होता है डेरिवेटिव। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो ये हो गई। ठीक है, कि एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए का लिमिट x टेंडिंग टू a ले लेंगे। ठीक है, स्लोप का लिमिट x टेंडिंग टू a ले लेंगे तो dy बाई डी एक्स बनेगा। ठीक है, ठीक है, और dy बाई डी एक्स मतलब एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दें। ठीक, तो जब आप एट x इज इक्वल टू a लोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास, लेट्स सपोज ये आएगा आपके पास f डैश a। अब ये f डैश a क्या आ गया, f डैश a का मतलब होता है, देखो ध्यान से देखो, एक चीज़ मैंने बताई नहीं आपको कि अगर dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम
वाई डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वाई क्या है, वाई एफ एक्स के बराबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ डैश ए लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इसको आप एफ डैश लिख सकते हो। तो डिवाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हैं, डिवाई बाई डी एक्स यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू को लिख सकते हैं वाई डबल डैश, ठीक है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू को, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है वाई डबल डैश। अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे अलग से बात करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू एफ डैश है। तो ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये भी डेरिवेटिव है, ठीक है, ये भी डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव का रोल तो है, देखो, ठीक है, डेरिवेटिव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ओडी पढ़नी है, ठीक है, अगर आपको ओडी पढ़नी है तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव क्या होता है पता होना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ पे डेरिवेटिव आएगा ही आएगा। डेरिवेटिव किसका आएगा, वाई का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो अब जब डेरिवेटिव आ ही रहा है, उस इक्वेशन में डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए ना क्या होता है। तो ये डेरिवेटिव मैंने बताया, एक डेरिवेटिव मैंने कैसे बताया, जो भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डिवाई बाई डी एक्स वाला। तो किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भी आपको अच्छा लग रहा हो, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो वाला भी आपको पता होना चाहिए, दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लो, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इसके बारे में लिख लो कि बेसिकली जो डेरिवेटिव है डिवाई बाई डी एक्स, बेसिकली डेरिवेटिव डिवाई बाई डी एक्स इज डिफाइंड as the slope of the tangent line, slope of the tangent line to the curve y is equal to fx at the point x is equal to, इसको लिख लो, ठीक है। ये जो पूरा मैंने बताया, ठीक है, तो ये है आपका, ठीक है। बेसिकली डिवाई बाई डी एक्स क्या है, इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। तो दिस इज डेरिवेटिव, इसको लिख लीजिए, ठीक। तो अब आखिरी क्वेश्चन ये है, अभी फिलहाल ओडी मैं सोचा था कि शुरू कर दूंगा इस लेक्चर में, पर इतना बेसिक हो गया, इतना हम डिटेल में चले गए। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ को लेके काफ़ी डिटेल में चला जाता हूँ, तो मैं लेक्चर से भटक जाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत कुछ लिख के आता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं पॉइंटर्स लिख के आता हूँ कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं। पर बहरहाल यहाँ पे मैं जो लिख के आया था, उसमें से मैंने क्या पढ़ाया, उसमें से मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। डेफिनेशन बताई है मैंने, एग्जेक्टिव अभी उसके एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, एग्जाम्पल्स में अगले लेक्चर्स में डील करूँगा, ठीक है। सेकेंड मैंने बताया कि इक्वेशन में डेरिवेटिव का रोल क्या है, यही है डेरिवेटिव्स। तो इक्वेशन में डेरिवेटिव का रोल, हालांकि अभी मैंने एग्जांपल नहीं लिया है, अगले लेक्चर से हम एग्जांपल लेना शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखेंगे, ठीक है। बट डेरिवेटिव का बेसिकली रोल क्या है, डेरिवेटिव क्या है, ये मैंने बता दिया। तीसरा यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा था कि ओडी क्या होती है, तो ओडी तक हम पहुँचे ही नहीं, ठीक है, अगले लेक्चर में पहुँचेंगे। अब चौथा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे बताना चाहिए, तो मैं अब इसको लेक्चर 1 में ही बता देता हूँ, तो थोड़ा सा 5-6 मिनट और लूँगा। हम ओडी को पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, सॉरी। तो हम ओडी को पढ़ ही क्यों रहे हैं, सबसे अच्छा सवाल है। और अब इस सवाल का आंसर जिसको पता है वो आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। इस सवाल का आंसर किसको पता है, हम ओडी क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो लिखूंगा उसको आप लिख लीजिएगा ऐसे रफ साइड में। आप अगर नोट्स प्रॉपर एक अच्छे कॉपी में बना रहे हैं तो साइड में लिख लेना कि हम ओडी क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे लिखना सिंपली, हम ओडी क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओडी की पढ़ने यानी ओडी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अभी हालांकि ओडी मैंने शुरू नहीं किया, अभी मैंने आपको ओडी भी नहीं बताया क्या होता है, अभी सिर्फ इतना ही बताया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अभी मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। बट अब अगले लेक्चर में हम ओडी देखेंगे, तो अब इसी लेक्चर में जान लो कि ओडी क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओडी को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक। बिकॉज आंसर, ओडी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ओडी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसका आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। बिकॉज
डिफरेंशियल इक्वेशन रियल वर्ल्ड सिस्टम को, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है। डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dy बाई डी एक्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन रियल वर्ल्ड सिस्टम को डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है। ये क्या बोल दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो आपका रियल वर्ल्ड सिस्टम है, जो आप ये रियल वर्ल्ड का सिस्टम देख रहे हो, इसको डिस्क्राइब करने में हेल्प कर रही है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हेल्प कर रही है, अब ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि एक्चुअली किस लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, आज भी रिसर्च होती है, क्योंकि रिसर्च का ऐसा है कि मन से होता है ना, ठीक है, इंसान चाह रहा है रिसर्च करना, कौतूहल, ठीक है, तो रिसर्च हर एक सेगमेंट पे होती है और लगातार होती रहती है। तो जो रिसर्च करना चाहता है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो सेगमेंट अभी मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपको हेल्प कर रही है रियल वर्ल्ड सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। कैसे, जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, ठीक है, किस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, उस कंट्री की कैसी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो उस किसी भी कंट्री की या किसी भी रीजन के पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्क्राइब करने में कौन हेल्प कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लेते हैं कि पॉपुलेशन P, ये P जो है वो पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, पॉपुलेशन P T टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन P T टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम ऐसे डील कर सकते हैं, dP बाई dt इज इक्वल टू K इंटू P। यहाँ पे K है कॉन्स्टेंट, P है पॉपुलेशन, T है टाइम, ठीक है। तो अब ये dP बाई dt क्या हो गया, डेरिवेटिव आ गया, इक्वेशन आ गया, लेफ्ट हैंड साइड कुछ है, राइट हैंड साइड कुछ है, P डिपेंडेंट वेरिएबल है, T इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप देख लो ODE बन गया, ODE क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन P T टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, कैसे ग्रो कर रही है, कैसे डिक्लाइन हो रही है, कैसे इंक्रीज़ कर रही है, वो सारी चीज़ें हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये एक इक्वेशन बनी। तो इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन कैसे टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में काफ़ी रोल है ODE का। और कहाँ रोल है, इसके अलावा रेडियो एक्टिव डीके में रोल है। अच्छा, जो BSc सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं, ये अलग से यूनिट है, ठीक है, ये वाली जो यूनिट है पॉपुलेशन ग्रोथ, रेडियो एक्टिव डीके, ये सब हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, ये प्रॉपर एक यूनिट है, चैप्टर है इसमें, ठीक है। तीसरा, और कहाँ इसका रोल है, और मैकेनिक्स में इसका रोल है। मैकेनिक्स में तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, मैकेनिक्स में मैंने अभी सिंपल सा बताया कि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे डेरिवेटिव का रोल है, ठीक है। और कहाँ रोल है, एक्सीलरेशन में रोल है, आगे और भी रोल है, ठीक है। तो और कहाँ रोल है, और है मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स में अगर आपको पार्टिकल के मोशन की बात करनी है तो वहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन हेल्प करती है। पांचवा, और कहाँ, हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, सॉलिड मीडियम में हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, सॉलिड मीडियम में हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, तो वहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। वहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइड कैसे फ्लो कर रहा है, वहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हेल्प होता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह में भी इसका यूज़ है,
तो फिजिक्स के तो लगभग सारे मतलब फिजिक्स में जितने भी डिसिप्लिन हैं, ठीक है, अक्सर वहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। इसके अलावा एक और लिख लो, बायोलॉजिकल मॉडल्स। अगर आप बायोलॉजिकल मॉडल्स देख रहे हैं तो बायोलॉजिकल मॉडल्स में भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, यूज़ है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी हम पॉपुलेशन देखते रहते हैं। इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन देखते रहते हैं, पॉपुलेशन भी देखते रहते हैं इकोनॉमिक्स में और क्या देखते रहते हैं, इक्वेशन में और भी हैं, ठीक है, ग्राफ्स वगैरह हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं ना कहीं आ जाती है। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशंस का पढ़ने का स्कोप, इसलिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना तो फिलहाल अभी इस लेक्चर के लिए काफ़ी होगा। तो इतना आप लोग देखिए। तो आज बेसिकली मैंने ट्राई किया है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे। बेसिकली ये सब तो पढ़ेंगे, ये तो अलग से यूनिट है, ठीक है, बहुत मतलब पूरा नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक और टॉपिक भी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो वहाँ पे भी ओडी का यूज है, ठीक है। तो आज बेसिकली मैंने देखा कि डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। मतलब पूरा जो ये लेक्चर रहा वो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव को समझने में ही चला गया। लेकिन अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 से ये कोशिश करेंगे कि ओडी को अब अच्छे से देखें। तो अगले लेक्चर हम देखेंगे ओडी क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो जितनी भी स्टोरीज वगैरह थी वो आज हम लोगों ने देख ली है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर से प्रॉपर्ली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि ओडी क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है और उसका डिग्री क्या होता है, ठीक है। और क्या क्या सिंबल्स हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में वो भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर को आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे तो मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा, जहाँ पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने नंबर भी दिया था, और कमेंट करके पूछोगे तो वो भी अच्छा है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। सेशन स्टार्ट हुआ है, आप लोग अभी यूनिवर्सिटी में गए हैं तो एंजॉय करिए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, वरना नंबर आपके कम आ जाएंगे तो फिर मुझे मत कहिए।